अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर नवाज़ है। वेलकम टू द स्लाइड शो डॉक्टर। आज हम फ़ॉलिज के बारे में बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि फ़ॉलिज के रिस्क फैक्टर्स, खतरे के अवामिल, तशख़ीस, इसकी प्रिवेंशन और इसके इलाज में क्या-क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल में वीडियो का आगाज़ पाकिस्तान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन के मुताबिक जो अमवात की सबसे ज़्यादा वजूहात बनने वाली बीमारियाँ हैं, उनको ऊपर डिस्कस करने से हमने किया है। तो उसमें पहले हमने इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के ऊपर बात की और उसके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बात की। तो आज हम फ़ॉलिज के ऊपर बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको समझकर जो हर आदमी के लिए, आम आदमी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इवन दो कि अगर आप में अभी वो रिस्क फैक्टर्स नहीं है, पर अगर आप इनके बारे में जानते होंगे तो आप किसी की कभी ना कभी ज़िंदगी बचा सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। फ़ॉलिज की बीमारी को इंग्लिश में स्ट्रोक कहते हैं। जिस तरह दिल को खून की रवानी मुतासिर होती है और आपको हार्ट अटैक आता है, इसी तरह फ़ॉलिज यानी स्ट्रोक को ब्रेन अटैक भी कहा जा सकता है। स्ट्रोक की इकसाम। स्ट्रोक यानी फ़ॉलिज की 2 किस्में हैं। एक है इस्कीमिक स्ट्रोक जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है। ये अराउंड 85% 85% लोगों के अंदर इस्कीमिक स्ट्रोक होता है और दूसरी जो किस्म है वो है हेमोरेजिक स्ट्रोक जो कि अराउंड 15% लोगों के अंदर हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी रखता है इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ से, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। बेसिकली होता क्या है कि जो ब्रेन को सबसे बड़ी शरेयान खून पहुँचा रही होती है, ये इवन जो छोटी शरेयानें ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में खून पहुँचा रही होती हैं, उनके अंदर क्लॉट बन जाने की वजह से या किसी क्लॉट का दूसरी जगह से आके उधर फंस जाने की वजह से खून की रवानी मुतासिर होती है और उससे ब्रेन को खून नहीं पहुंचता, जिससे उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और ब्रेन डैमेज हो जाता है। इसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो शरेयान होती है वो रप्चर हो जाती है। अगर ये आर्टरी है और इसमें से खून जा रहा है तो किसी भी वजह से, मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ये आर्टरी फट जाएगी यानी रप्चर हो जाएगी और खून लीक होके ब्रेन में जमा होना शुरू हो जाएगा। इसके दो किस्म के नुकसानात हैं। एक तो ये है कि इस खून के ब्रेन में जमा होने से ब्रेन में प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर जो होगा ये बाकी का जो ब्रेन दिमाग होगा उसको मुतासिर करेगा। दूसरी एक वजह यह है कि जब खून सारा यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा तो आगे मजीद ब्रेन को खून नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में फॉलिज मर्दों और औरतों दोनों में तीसरी अमवात की सबसे आम वजह है। तो फॉलिज के बारे में हमने जैसे देखा कि इसकी दो किस्में हैं, एक है इस्कीमिक स्ट्रोक और एक है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक मैंने आपको बताया, इस्कीमिक स्ट्रोक मैंने आपको बताया। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ब्रेन में ये जो छोटी सी आर्टरी है, शरेयान है, इसके अंदर क्लॉट जम गया है। तो इससे क्या होगा कि आगे का हिस्सा जो है वो मुतासिर हो जाएगा। अब हम इस टॉपिक की सबसे ज़्यादा अहम बात पर डिस्कशन करेंगे और वो है कि स्ट्रोक की अलामतों को कैसे पहचाना जाए। तो इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत मशहूर निमोनिक है जो आपको इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएगा और इसे बी फास्ट कहते हैं, यानी जल्दी करें। बी फास्ट से आप इस इन अलामतों को ना सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स पे, उंगलियों पर आप याद कर सकते हैं, बल्कि अगर आप किसी में नोट करें इन अलामतों को या अपने अंदर इन अलामतों को नोट करें तो आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचकर इस बीमारी की अर्ली डायग्नोसिस यानी जल्दी तशखीस, जो कि बहुत ज़रूरी होती है और वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों, उसके लिए भी आप इम्पॉर्टेंट ये निमोनिक बन सकता है। तो इसमें बी का मतलब है बैलेंस। बैलेंस मीन्स कि अगर आप किसी को लड़खड़ाता हुआ देख रहे हैं, एकदम से चाल में उनकी कोई तब्दीली आ गई है, तो इसे लॉस ऑफ बैलेंस कहते हैं। अक्सर मरीज को इसके साथ साथ डिजीनेस आना, चक्कर आना या बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, तो अगर आपको ये अलामतें हैं तो ये स्ट्रोक की अलामतें हो सकती हैं। इसके अलावा आइज़ आइज़ में क्या होता है कि एक आंख की या दोनों आंखों की जो बिनाई है वो चली जाती है और ये स्ट्रोक की अलामत हो सकती है। तीसरी चीज़ है एफ एफ से फेस, यानी फेस जो है वो थोड़ा सा फनी दिखना। एंगल ऑफ माउथ, जो मुंह का किनारा होगा ये ऐसे ड्रूप कर रहा है, लूज हो रहा है, या यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं एक साइड पर जो दूसरी साइड पर नहीं है। तो इस फनी फेस को, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक साइड पर ड्रूपिंग हो रही है जो दूसरी साइड पर नहीं है, तो क्या इंसान का फेस जो है वो एक बराबर है या वो अनइवन है, तो आप इसको पहचान कर भी स्ट्रोक को जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरी चीज है ए फॉर आर्म, यानी बाजू, वीकनेस, कमजोरी। बाजू में, टांग में, दोनों साइड पर या एक साइड के ऊपर कमजोरी महसूस होना, बाजू उठाने में या टांग उठाने में दुश्वारी होना, इसे वीकनेस कहते हैं।
और जो पांचवी चीज़ है वो है बोलने में मसला, स्पीच प्रॉब्लम। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि फॉलिज का सिर्फ एक ही इलामत सामने आती है और वो है बोलने में मसला होना। और अक्सर इंसान जो होता है वो समझता है कि शायद उसने कुछ खा लिया जिसकी वजह से उसकी ज़ुबान मोटी हो गई है और वो बोल नहीं पा रहा और वो इस वजह से डॉक्टर्स के पास नहीं जाता। तो आप जब भी ऐसा महसूस करेंगे आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जल्द से जल्द अस्पताल जाएं। और आखिरी चीज़ है टी, जो अलामत नहीं है वो है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम यहाँ पे बहुत कीमती है। आपको फ़ौरन से रेस्क्यू अदारों को कॉल करके अस्पताल जाना है, क्योंकि आप हम आगे डिस्कस करेंगे कि टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फॉलिज यानी स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। तो आप लोगों में से जिन्होंने मेरी पिछली इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वीडियो देखी है उसमें हमने ये ऑलमोस्ट सारे रिस्क फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। और मेरी यही कोशिश है कि मैं इन रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बात करूं ताकि हम मर्ज को होने से पहले रोकें, ना कि ये कि एक दफ़ा मर्ज हो जाए तो फिर उसके ऊपर बात की जाए, जिसे सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है बट प्राइमरी प्रिवेंशन पर बात करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे मर्ज को होने से रोक सकते हैं। तो आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकें ताकि हम दूसरे लोगों की जान बचा सकें। इसके अलावा इन रिस्क फैक्टर्स को समझें, प्लीज़ वीडियोस को मुकम्मल वॉच करें। आप इनको ना सिर्फ खुद समझें बल्कि अपनी फैमिली से भी इनको डिस्कस करें। और यही एक वजह है, एक तरीका है कि जिससे हम इन्हें इन खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। और ये कोई आम बीमारियां नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में मौत की सबसे ज़्यादा टॉप 3 वजूहात में होने वाली बीमारियां हैं। पहले नंबर पे हार्ट अटैक, दिल का दौरा आता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज जिसमें मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। और तीसरे नंबर पर स्ट्रोक यानी कि फॉलेज आता है। और दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है कि खून की जो शरेयान होती है उसके अंदर क्लॉट बन जाना या क्लॉट का आ जाना, जिससे आगे खून की सप्लाई मुतासिर होती है और दिल का दौरा पड़ जाता है या फिर फॉलेज का अटैक आ जाता है। तो रिस्क फैक्टर्स के ऊपर मैं यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इन पर बहुत दफा बात कर चुका हूँ और इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस भी बना चुका हूँ। पर ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके खून के अंदर क्लॉटिंग का फैक्टर बढ़ा सकती हैं। तो तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर ना सिर्फ आपको इस्कीमिक स्ट्रोक दे सकता है बल्कि ये आपको हेमोरेजिक स्ट्रोक भी दे सकता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो वो जो शरेयान होगी वो फट जाएगी और उसके फटने से हेमोरेजिक स्ट्रोक होगा। डायबिटीज के ऊपर मैंने पूरी एक अलग से वीडियो अपलोड की है मेरे चैनल पे, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। डायबिटीज जो है वो सबसे बड़ी वजह है खून के अंदर, खून की आर्टरीज के अंदर, शरेयानों के अंदर क्लॉट बनने की। उसके अलावा मोटापा, मोटापे का डायरेक्ट रिलेशन भी है, इनडायरेक्ट रिलेशन भी है। मोटापे से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, फैट ज्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो डायबिटीज होगा। और टेंशन होगी आर्टरीज के अंदर तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और सबसे आखिरी चीज वर्जिश में कमी। अगर आप वर्जिश करेंगे, अगर आप सेहतमंद रहेंगे, आप वजन कम करेंगे, मोटापा कम करेंगे, आप डायबिटीज जो है उसको बेहतर करेंगे, अपनी शुगर आपकी बेहतर रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। तो वर्जिश करने से ये सारी चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। और तंबाकू नोशी से भी आपको निजात मिल सकती है, क्योंकि वर्जिश जो होती है, जब आप वो वर्जिश करते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, आप वजन लॉस करते हैं, आप बाहर जाते हैं, ठंडी हवा लेते हैं। तो अगर आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं और सिगरेट पे छोड़ने पर आप काम कर रहे हैं तो इससे आपकी क्रेविंग्स जो होती हैं, बार बार सिगरेट पीने का जो दिल चाहता है वो भी कम हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जब आप अस्पताल में पहुंच जाएंगे तो वहां पर डॉक्टर जो है वो इस मर्ज को डायग्नोस करने के बाद मरीज के साथ क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर जो है वो मरीज को एग्जामिन करेगा, देखेगा और वो मरीज अलामतें बताएगा और डॉक्टर देखेगा कि हाँ ये स्ट्रोक की अलामतें हैं। तो डॉक्टर मरीज को एक इमेज के लिए भेजेगा जिसे कैट स्कैन कहते हैं। कैट स्कैन एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें दिमाग की तस्वीर ली जाती है और ये देखा जाता है कि कहीं ब्लीड तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्लीड है तो ये हेमोरेजिक स्ट्रोक है और खून की शरेयान दिमाग में रप्चर हुई है जिसकी वजह से जो है वो फॉलेज पड़ा है और उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और अगर ब्लीड नहीं है तो मोस्ट लाइकली ये इस्कीमिक स्ट्रोक है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है और उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो जब आप स्ट्रोक के फॉलेज के मरीज को अस्पताल लेके जाएंगे तो अस्पताल में सबसे पहले डॉक्टर मुआयना करने के बाद पेशेंट का जल्दी से जल्दी सीटी स्कैन करवाएगा। अगर ब्लीड नज़र आता है कैट स्कैन में, सीटी स्कैन में और ये डायग्नोस किया जाता है कि ये एक हेमोरेजिक स्ट्रोक है, तो अब इसमें न्यूरो सर्जरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार आता है जिसमें न्यूरो सर्जन जो होगा वो दिमाग का ऑपरेशन करके उस खून को वहां से निकालने की कोशिश करेगा अगर वो निकाला जा सकता है तो। और उसको निकालने से दिमाग में प्रेशर जो होगा वो कम होगा। इसके अलावा पेशेंट को जल्द से जल्द कुछ अद्वियात मेडिसिन दी जाती हैं जो दिमाग के अंदर प्रेशर को कम करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इसके अंदर दो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला हैं। एक तो ये है कि जो आपकी आर्टरी रप्चर हुई है उसके रप्चर होने से जो खून बाहर निकला है वो खून नॉर्मल दिमाग पे प्रेशर डाल रहा है जिससे दिमाग का प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसके लिए कभी कभी सर्जरी करके या कभी कभी मेडिसिन के थ्रू उसका प्रेशर कम करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, न्यूरो सर्जरी में क्या होता है कि वो इस शरियान को, जो रप्चर शरियान है, इसको बंद करने के लिए प्रोसीजर करते हैं और क्लिपिंग का प्रोसीजर वगैरह। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है। तो अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो उसमें फिर न्यूरो सर्जरी का बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर दिमाग में किसी किस्म की ब्लीडिंग नजर नहीं आ रही है
तो फिर मोस्ट लाइकली ये इस्कीमिक स्ट्रोक है, जो कि सबसे कॉमन स्ट्रोक होता है और हर 100 में से 85% लोगों को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, यानी कि खून की शरीयान में कोई क्लॉट है जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं जा पा रहा। इस्कीमिक स्ट्रोक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव मैटर होता है। मेडिकल साइंस ने तरक्की की है और इस तरक्की के बाद हमें एक मेडिसिन मिली है जिस मेडिसिन को हम टीपीए कहते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए। तो टीपीए बेसिकली क्लॉट बस्टर मेडिसिन है। ये क्या करती है कि ये मेडिसिन वहां जाती है, इंजेक्शन होता है और ये इंजेक्शन वहां जाता है, ये दवा वहां जाती है और जाके उस क्लॉट को, अगर ये क्लॉट है तो ये उस क्लॉट को खत्म करने की कोशिश करती है, जिससे ब्लड फ्लो जो होता है वो वापस बहाल हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जो क्लॉट होता है वो एक खास वक्त के अंदर मुकम्मल तौर पर बन जाता है, जिसके बाद ये दवा भी कुछ नहीं कर सकती, और वो वक्त जो है वो 3 से 4.5 घंटे है। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने आगे पीछे जानने वाले सब लोगों तक ये बात, इस चीज का मैसेज पहुंचाएं कि अगर आप में स्ट्रोक की अलामतें हैं, जो हमने बी फास्ट में डिस्कस की, अगर वो स्ट्रोक की अलामतें हैं, वो चीजें आप अपने अंदर नोटिस करें जो नॉर्मली नहीं होती, वीकनेस हो रही है या जो भी चीजें हमने अभी पिछले अलामतें हमने डिस्कस की बी फास्ट वाली स्लाइड पे, अगर वो अलामतें आप में मौजूद हैं तो जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल में जाएं। अस्पताल में अगर ये दवा मौजूद होगी तो वो आपको ये दवा देंगे, लेकिन इस दवा को देने के लिए भी, क्योंकि ये दवा का काम ये है कि ये क्लॉट को तोड़ता है और खून की बहाली करता है, इसको देने के लिए भी आपको बहुत से खानों के ऊपर टिक लगाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिसेंटली कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई बड़ी आंत में कोई या छोटी आंत में कोई अल्सर या ब्लीडिंग का कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ये अगर आप खून में देंगे तो ये इस क्लॉट को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अगर जिस्म में और भी कहीं क्लॉट है जो कि जरूरी है क्योंकि वहां पे कोई सर्जरी हुई थी 3 महीने पहले या 2 महीने पहले, तो ये उसको भी तोड़ देगा, तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग का भी खतरा होता है। इस वजह से अगर आप में अलामतें स्ट्रोक की पाई जाती हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं और हॉस्पिटल में वो आपके टेस्ट करते हैं और कैट स्कैन में ब्लीडिंग नहीं आती, वो एक कंट्रास्ट डाल के देखते हैं कि आपकी कैरोटिड आर्टरी में और आपकी जो सेरिब्रल आर्टरी, दिमाग के अंदर आर्टरी है, उसमें खून का फ्लो जो है वो ठीक है या वहां पे कोई क्लॉट तो नहीं है, और फिर वो डिस्कस करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में आपके सिम्टम्स को देखते हुए और टाइमिंग को देखते हुए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम्स 3 घंटे से 4.5 घंटे के अंदर हैं या बाहर हैं। इसे विंडो कहते हैं, टीपीए विंडो, कि आप टीपीए विंडो के अंदर हैं या बाहर हैं। अगर तो आप टीपीए विंडो के अंदर हैं तो फिर मोस्ट लाइकली वो आपको ये इंजेक्शन लगाएंगे, ये पहले देखते हुए कि आपके वो सारे खाने पूरे हो रहे हैं, और अगर वो पूरे हो रहे हैं, आपको इंजेक्शन मिल सकता है, तो फिर वो आपको ये इंजेक्शन लगाएंगे, इससे क्लॉट टूट जाएगा और बहुत ज्यादा रिकवरी हो जाती है। अगर 4.5 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है तो फिर डॉक्टर जो है वो एल्टीप्लेस नहीं दे सकता। अब हम बात करेंगे फॉलेज स्ट्रोक की अलामतों के बारे में। तो जो पहले हमने अलामतों के ऊपर डिस्कस किया वो तशखीस के लिए, डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और अब हम उन्हीं के ऊपर फर्दर बात करेंगे कि मरीज में कौन कौन सी अलामतें मिल सकती हैं। तो फॉलेज का जो मरीज होता है उनमें अक्सर याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें मेमोरी याद नहीं रहती कि वो कहाँ है, या पुछली मेमोरी जो होती है वो चली जाती है। बोलने में दुश्वारी होती है, जुबान पे जो ऊपर से सिग्नल आ रहे होते हैं या वो जो जुबान के पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान सही से बोल नहीं पाता। कमज़ोरी होना, उसके अलावा निकलने में दुश्वारी होना, खाना खाते वक्त, स्वालो करते वक्त जो खाना होता है वो फंस जाता है, वो खाने की नाली में नहीं जा पाता, क्योंकि जो निगलने के यहाँ पे पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनको भी ऊपर से सिग्नल नहीं आता दिमाग की तरफ से, जिसकी वजह से अक्सर इन मरीजों में नाक के रास्ते खुराक की नाली लगाई जाती है या फिर मैदे के रास्ते खुराक की नाली लगाई जाती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डिप्रेशन, अफसरदगी। एक अच्छा खासा चलता फिरता आदमी जब मफलूज हो जाएगा और वो बेड रिडन हो जाएगा, उसको पैरालिसिस हो जाएगा, उसके जिस्म का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा या उसके जिस्म का पूरा हिस्सा काम नहीं कर रहा, लेकिन तो मरीज बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसको यकीन नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफकत से पेश आना चाहिए, और उनको ये दिखना चाहिए, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिप्रेस तो नहीं हो रहे, और डिप्रेशन का भी इलाज करना चाहिए। अगर आपको डिप्रेशन की अलामतें नज़र आ रही हैं तो उन्हें डिप्रेशन की अदवायात पर भी डालना चाहिए, ताकि जो उनकी ज़िंदगी है, अब जो उनकी नई बेसलाइन है, वो उसके ऊपर उस ज़िंदगी को गुजारने में और अडॉप्ट करने में वो उनको मदद मिल सके। चौथी जो चीज़ है वो है बहुत ज़्यादा फटीग, थकावट होना, नींद नहीं आना, नींद में दुश्वारी होना, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन और ये सब का ताल्लुक फॉलेज से रिलेटेड है। आखिर में हम बात करेंगे रिकवरी, यानी मुकम्मल सेहतयाबी या मैक्सिमम सेहतयाबी, मैक्सिमम रिकवरी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो रिकवरी होती है वो पहले 3 महीने में मुमकिन होती है, सबसे मैक्सिमम रिकवरी पहले 3 महीने के अंदर होती है। तो इसमें अक्सर फिजिकल थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपके बाजू में वीकनेस है तो वो आपके बाजू की सर्टेन एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे आपके जो ब्रेन के अंदर कोलेट्रल, जो दूसरी छोटी छोटी शरियानें होती हैं, वो थोड़ी सी सप्लाई, कोलेट्रल सप्लाई भी बनती है, और बाकी जो पार्ट होता है ब्रेन का वो मजबूत होता है, तो उससे
आपकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी-सी रीगेन हो जाती है। रिकवरी जो है वो पहले 3 महीने के अंदर ही होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक में अस्पताल के अंदर जब एक दफ़ा फ़ॉलेज हो गया तो वक़्त ज़ाया करने के बजाय अस्पताल में ही फिज़िकल थेरेपी स्टार्ट कर दी जाए। क्योंकि मेन जो अब हो गया वो हो गया, जो मेन चीज़ है वो है रीगेन ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी जो ताकत है उसको दोबारा से तवानाई को, पावर को हासिल करना, जिसके लिए फिज़िकल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हॉस्पिटल विज़िट के अंदर ही फिज़िकल थेरेपी स्टार्ट कर दी जाए तो इससे बहुत ज़्यादा मरीज़ को फ़ायदा होगा। और एक दफ़ा 6 महीने जब गुज़र जाते हैं तो 6 महीने के बाद जो मरीज़ की अलामतें बाकी रह जाती हैं वो मोस्ट लाइकली उनका बेसलाइन बन जाता है, और उसके बाद भी रिकवरी थोड़ी-सी पॉसिबल होती है, बट इतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं देखने को मिलती। और अब जो 6 महीने के बाद जो अलामतें हैं वो काफ़ी देर तक मज़ीद के वो बेसिकली मरीज़ के साथ सारी ज़िंदगी के लिए रहेंगी। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगेन हमारा जो टारगेट है वो रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बात करना है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मुख्तसर वीडियो बनाऊं, बट ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसमें सारी चीज़ें कवर करने एक आम आदमी को, क्योंकि हम मेडिकल डॉक्टर्स के साथ बात नहीं कर रहे, हम एक आम आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉमन मैन के लिए उर्दू में ये सारी चीज़ें एक साथ एक वक्त में इतनी कम वक्त के अंदर समझना मुश्किल है, तो इसलिए वीडियो की लेंथ जो होती है वो बड़ी हो जाती है। लेकिन प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि उसमें अक्सर मैंने एंड की स्लाइड्स में या बीच की स्लाइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी होती हैं, और अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएंगे। जैसे कि आज की स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है बी फास्ट, BEFAST। आपने देखना है कि पेशेंट जो है उसको या किसी भी बंदे के अंदर वो अलामतें, जो बी फास्ट वाली अलामतें तो नहीं नजर आ रही, और अगर आ रही हैं तो आप फौरन उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।